हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करेंगे। और जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऐसा कोई भी टीचिंग एग्जाम नहीं होगा जिसमें जीन पियाजे से संबंधित इस सिद्धांत से क्वेश्चन नहीं आते। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके इस बार की जो सीटेट की परीक्षा होने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखा जाए कि जीन पियाजे जी ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है वो क्या है और इन्होंने इसमें किन किन बातों पर जोर दिया है। तो चलिए देखा जाए। जैसे देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जीन पियाजे जो थे वो देखिए एक स्विज यानी स्विट्जरलैंड के व्यक्ति थे और इनका जन्म देखिए 1896 ईस्वी में। जैसे मैंने आप लोग को लेव वाइगोत्स्की के थ्योरी में पढ़ाया है कि उनका जन्म जो है 1896 में ही हुआ था। अंतर बस यही है कि वो अल्पायु में जो है उनका देहांत हो जाता है और ये लंबे समय तक रहते हैं। यह देखिए शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने 1972 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था जो बच्चों के विकास से संबंधित है और जिसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने इस सिद्धांत को देखिए 4 प्रकार की अवस्थाओं में बांटकर बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से बच्चा विभिन्न स्टेज में नई नई चीजों को सीखता है और उसके ज्ञान का विकास किस प्रकार से होता है। देखिए, जो पियाजे की जो थ्योरी है, उन्होंने देखिए इनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी है वो देखिए इन्होंने 4 स्टेज में बांटकर उन्होंने बताया। सबसे पहले उन्होंने देखिए पहला स्टेज जो बताया है सेंसरी मोटर, यानी इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा नई नई चीजों को सीखते हैं। ठीक, उसके बाद इन्होंने जो दूसरा स्टेज बताया वो उन्होंने कहा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी जो संक्रियात्मक अवस्था से पहले की अवस्था, यानी ऐसी अवस्था जिसमें बच्चे पूरी तरह से हर चीज को सोच समझकर नहीं करते हैं, तो वो अवस्था। उसके बाद देखिए इन्होंने बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी स्टेज, यानी ऐसी अवस्था जिसमें बच्चे किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से सामने देखकर फिर उसके प्रति क्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं, उस प्रकार की। और चौथा स्टेज इन्होंने बताया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चे ऐसी चीजों के प्रति भी सोचते हैं जो चीजें उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती, यानी इसमें बच्चे की जो सोचने समझने की क्षमता होती है बहुत बेहतर हो जाती है। इसमें एक इमेज के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ देखिए बच्चा खुद से अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा चीजें कर करके नई नई चीजों को सीखता है। उसमें उसकी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वही उसके शिक्षक होती हैं। उसके बाद देखिए जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बच्चा कुछ अलग कार्य करता है और उसमें उसकी ज्ञानेंद्रियां भी हेल्प करती हैं और उसके साथ साथ उसकी कुछ जो बुद्धि का विकास हुआ रहता है इसके पहले वाले स्टेज में, उसका भी उपयोग वो करता है। फिर उसके बाद देखिए जो अगला स्टेज है, इसमें बच्चा देखिए अपने से कुछ चीजें करने लगता है और इन दोनों स्टेज से कुछ नया करता है। और जो चौथा स्टेज है, इसमें बच्चे की सोचने समझने, लोगों से जुड़ने, सही गलत को पहचानने, इन सारी चीजों का विकास हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से इन्होंने 4 स्टेज बताए। देखिए यहाँ पे बच्चा अपने से चढ़ने का प्रयास कर रहा है, चीजों को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। इसमें देखिए बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें देखिए बच्चे तार्किक रूप से सोचने समझने की क्षमता इनके अंदर विकसित हो जा रही है, तर्कपूर्ण कार्य कर रहे हैं, आपस में मिलजुल कर कुछ बेहतर कर रहे हैं।
अगला स्टेज है देखिए, इसमें बच्चे जो क्रिटिकल थिंकिंग इनके अंदर आ जाती है, नकारात्मकता सकारात्मकता में अंतर समझ जाते हैं, लॉजिकली सोचने लगते हैं, तो ये सारी चीजें इस एज में आती है। अब देखिए जो इनका जो सब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको देखिए इस प्रकार से हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए इनके सिद्धांत को शॉर्टकट में देखिए SPCF के नाम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। पूरा नहीं याद आ रहा है तो आप लोग इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। S का मतलब सेंसरी मोटर, P का मतलब प्री ऑपरेशनल, C का मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और F का मतलब फॉर्मड। तो शॉर्टकट में इसको आप 4 लेटर्स के द्वारा भी याद रख सकते हैं। इसकी उम्र देखिए क्या है, 0 से 2, इसकी 2 से 7, इसकी 7 से 11, इसकी 11 से ऊपर। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए जीन पियाजे जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत ही महान साइकोलॉजिस्ट थे, जिनके द्वारा देखिए बताया गया कि बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास को समझाने के लिए सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में इनका यह सिद्धांत है। उन्होंने इस चीज को कैसे कैसे किस प्रकार से बताया है उसको हम लोग देखिए जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अपने अनुभवों और पर्यावरण के आधार पर ज्ञान अर्जित करते हैं। उनका सोचने का तरीका उम्र के साथ बदलता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है उनके सोचने समझने और क्रिया करने का जो तौर तरीका है वो बदलता जाता है। उन्होंने कहा कि जब बच्चे अपनी उम्र के अनुसार नई नई चीजें सीखते हैं तो उस चीज के प्रति उनमें परिपक्वता आती है। देखिए बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है और फिर वो वैसे वैसे उन वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में प्रत्यय बना लेते हैं। यानी जैसे जैसे चीजों को बच्चे सीखते जाते हैं और उन चीजों के प्रति उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, तो और फिर वो उसी के अनुसार आगे सोचते हैं और अपना कार्य करते हैं। इसमें देखिए उन्होंने कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण टर्म्स बताए हैं, मैं आप लोगों को सारे टर्म्स बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें इसमें कार्य करती हैं। बच्चे देखिए ज्ञान के सक्रिय निर्माता माने जाते हैं और इन्हें देखिए नन्हे वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। बच्चे देखिए संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना खुद करते हैं, यानी उनके नजरिए से यह दुनिया कैसी है या संसार कैसा है वो खुद अपने दिमाग में इस चीज के प्रति एक अवधारणा विकसित करते। देखिए उनका कहना है कि बच्चों के सोचने की मात्रा और बड़ों के सोचने की मात्रा में कोई अंतर नहीं होता है। यानी देखिए जैसे बड़े लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं उसी प्रकार बच्चे भी सोचते हैं, बस अंतर क्या हो जाता है कि बड़े लोग जो चीजें सोचते हैं वो ज्यादातर गुणात्मक होती हैं और बच्चे जो सोचते हैं उन चीजों में गुणात्मकता की कमी, बस अंतर ही हो, लेकिन सोचते ये भी बड़ों के बराबर है, उनसे कम नहीं सोचते। तो वही देखिए इन्होंने बताया इनकी सोच में गुणवत्ता की कमी होती है। ठीक, अपने सिद्धांत को इन्होंने देखिए 4 चरणों में विभाजित करके बताया है और समझाने का प्रयास किया है। देखिए इनका जो पहला स्टेज है उसको कहा जाता है संवेदी गामक अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। यह देखिए जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में देखिए बच्चा जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देखिए सुनने, देखने, छूने और शारीरिक गतिविधियों यानी चलने, पकड़ने के द्वारा दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं देखिए अपने कानों से चीजें सुनते हैं, आंखों से देखते हैं और अपनी शारीरिक गतिविधियों के द्वारा जो चीज करते हैं, जैसे चलते हैं, किसी चीज को पकड़ते हैं, किसी चीज को छूते हैं, तो उससे वो चीजें सीखते हैं। यह चरण देखिए बच्चे की इंद्रियों और मोटर क्रियाओं के बीच तालमेल से जुड़ा होता है। मोटर क्रियाओं का मतलब जो बच्चे गति करते हैं, गमन करते हैं, रेंगते हुए चलते हैं, घिसकते हुए चलते हैं, लड़खड़ाते हुए चलते हैं, तो वो जो अवस्था होती है वो इनके इंद्रियों के द्वारा, सामंजस्य के द्वारा चलती है। ठीक, बच्चा देखिए इस चरण में कारण और प्रभाव को समझना शुरू करता है, यानी बच्चा इस स्टेज में यह सोचना शुरू कर देता है कि किसी चीज की वजह से क्या हो रही है। यदि उसके सामने कोई चीज गिराई जाती है या किसी वजह से कोई व्यक्ति हंस रहा है
तो बच्चे को लगता है कि इस तरीके से ऐसा करने से ये हंस रहे हैं। या उसको यदि भूख लगती है तो वो रोने लगता है, तो जब वो जरूरत की चीज उसको मिल जाती है तो वो बार बार उसी चीज का प्रयोग करता है कि मैं जब रोऊंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी। यदि देखिए किसी बच्चे को किसी ने कुछ कह दिया तो वो शिकायत जब करता है तो गार्जियन जो दूसरे व्यक्ति को डांट देते हैं तो उस चीज का प्रयोग वो बार बार करता है कि अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा तो मैं ऐसा कहूंगा तो उनको डांटा जाएगा। ठीक है, और उसमें बच्चे को बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें को बच्चा करना शुरू करता है। जैसे देखिए इन्होंने कहा है कि खिलौना गिराने पर आवाज होगी। बच्चे को यह पता हो जाता है कि यदि मैं खिलौना गिराऊंगा तो आवाज होगी। ठीक, देखिए इस प्रकार की गतिविधियां देखिए मुख्यतः रिफ्लेक्स और दोहराव पर आधारित होती। जब देखिए बच्चे को किसी चीज में आनंद आता है तो वही चीज वो बार बार करता है, जिससे उसको बहुत अच्छा लगता है। देखिए इस जो स्टेज की देखिए जो मुख्य विशेषता है वो देखिए वस्तु स्थायित्व है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें देखिए बच्चे को लगता है कि जो चीज उसके सामने दिख रही है वो हमेशा परमानेंट है। यदि आप उसको छिपाने का भी प्रयास करेंगे तो बच्चा उस चीज को नहीं मानता है, उसको लगता है कि वो चीज अभी भी है। जब आप छिपा भी देते हैं तो बच्चा उस चीज को ढूंढने का प्रयास करता है और वो उसको ढूंढ के लेना चाहता है। देखिए बच्चा समझता है कि अगर कोई वस्तु उनकी नजरों से हट जाती है तो गायब नहीं होती। इसी को देखिए उन्होंने कहा था ऑब्जेक्ट परमानेंट। इससे संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। देखिए यदि आप बच्चे के सामने कोई खिलौना छुपा दें तो वह उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। देखिए आप लोग देखते होंगे घर में बच्चों से कोई चीज छुपा दी जाती है तो उसको बहुत ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसके लिए वो रोने लगते हैं और उसी चीज की मांग करते हैं। तो उनको लगता है कि वह चीज गायब नहीं हो सकती, हट नहीं सकती। यदि देखिए कोई चीज आप खा रहे हैं बच्चे के सामने, अगर खा लें खत्म हो जाए तो बच्चे रोने लगते हैं। उनको लगता है कि नहीं ये चीज अभी भी है, तो वो उसको पाना चाहते हैं। अब देखिए जो अगली अवस्था है उसको इन्होंने देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाए। ये देखिए 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस चरण में देखिए इन्होंने बताया कि बच्चे में भाषा का विकास होता है, बच्चे शब्दों का अर्थ समझने लगते हैं। फिर देखिए इस उम्र में बच्चे कल्पना करने लगते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रतीकों यानी सिंबल्स का उपयोग करने लगते हैं तथा वे अभी इस उम्र में देखिए तर्कशील रूप से सोचने के लिए सक्षम नहीं। ठीक, तो यह जो स्टेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में बच्चे बहुत सारी गतिविधियां और क्रियाओं में संलिप्त होते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी जो मुख्य विशेषता है प्रतीकात्मकता, जिसको कहा जाता है सिंबोलिज्म। इस अवस्था में देखिए क्या होता है कि बच्चा विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का उपयोग करने लगता है और उन प्रतीकों के माध्यम से उसी प्रकार की क्रिया करता है। जैसे देखिए कोई बच्चा किसी डंडे को तलवार मानने लगता है, किसी डंडे को बंदूक मान लगता है और बंदूक की तरह समझ के उसको चलाता है। नकली बंदूक को वो असली समझता है और उसको चलाता है और लगता है कि उसको उस चलाने से दूसरा व्यक्ति घायल हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो बच्चा उस चीज को रियल मान के करता है। देखिए इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करने में निपुण हो जाता है। बच्चे प्रतीकों सिंबल्स का उपयोग करना शुरू करते हैं, जैसे शब्दों और चित्रों के माध्यम से विचार व्यक्त करना। और भी देखिए क्या होता है, जैसे बच्चे बिल्ली की आवाज सुनेंगे, अगर कोई घर पे म्याऊ करता है तो उनके दिमाग में आ जाएगा कि म्याऊ आवाज बिल्ली की होती है, तो उसके दिमाग में इमेज बन जाएगी बिल्ली की। उसी प्रकार से देखिए कोई शेर की तरह चिल्लाए तो उसके दिमाग में इमेज आएगी हाँ शेर है, तो प्रतीक उसके सामने दिमाग में दिख लेता है। गाड़ी की आवाज आती है तो बच्चे को लगता है कि हाँ गाड़ी जा रही है। ट्रेन की आवाज आएगी तो बच्चे को लगेगा कहेगा कि ट्रेन जा रही है। तो इस प्रकार से बच्चे प्रतीकात्मक जो चित्र बनाने अपने दिमाग में शुरू करते। देखिए बिल्ली की आवाज सुनकर उसके दिमाग में बिल्ली की एक तस्वीर बन जाती है। ठीक है, देखिए इसमें बच्चों को लोग डराते हैं कि सेम उस चीज को नहीं लाते हैं सामने, लेकिन उस प्रकार की आवाज निकालते हैं तो बच्चे को लगता है कि यही चीज आ रही है, तो वो डर जाता है और अपने कार्य को करने लगता है।
यदि किसी के गार्जियन ने बच्चे को किसी काम के लिए अगर डांटा है या मारा है एक आध थप्पड़, तो बार बार उसको उसी चीज का याद दिलाकर उस काम को करवाया जाता है कि ऐसा नहीं करोगे तो थप्पड़। तो बच्चे को लगता है थप्पड़ नहीं भी मारी जा रही, लेकिन उसको दिमाग में आता है कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो हमको थप्पड़ लग जाएगी। ठीक है, आप देखिए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, यानी उनको जो चीज चाहिए वो उसी चीज के लिए जिद करते हैं, उसी चीज को पाना चाहते हैं, और उसके वजह से उनको कभी कभी डांट भी पड़ती है, मार भी खाना पड़ता है, कभी कभी वो नुकसान भी कर देते हैं। घर पे देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए गार्जियन ने ऊपर रखा है, तो उस चीज को पाने के लिए वो प्रयास करते हैं और उस चीज को गिरा देते हैं, नुकसान हो जाता है। फिर देखिए कभी मार्केट में, बाजार में आप बच्चों को लेके जाइए और उनको जो चीज पसंद आ जाती है तो देखिए वो बार बार मांगते हैं। उनकी अगर माँ साथ में है तो डांटती भी है तो भी नहीं सुनते हैं, कभी कभी मार भी खा जाता है, लेकिन उनको वो चीज चाहिए। तो वो जो चीज उनको अच्छी लगती है वो ही चीज बार बार मांगते हैं। इसी को कहा जाता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। देखिए जीववाद, जिसको एनिमिज्म कहा जाता है, इस अवस्था में देखिए यह चीज भी दिखती है। बच्चे को सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं समझ में आता है। यदि उसको लकड़ी का या प्लास्टिक का भी कोई चीज दे देंगे, जैसे बकरी, कुत्ता, बिल्ली, तो उसको लगेगा कि ये ओरिजिनल है। उस बच्चा उसको अपने पास रखता है, जैसा लगता है कि वह जीवित है। खिलौने को देख लिए, गुड़िया देखिए, गुड्डे गुड्डी होते हैं, बच्चे खेलते हैं तो उसको नहलाते हैं, उसका बाल झाड़ते हैं, उसको अपने साथ सुलाते हैं, तो उसको लगता है कि ये सजीव है। उसी प्रकार से देखिए बच्चे जो सूर्य चंद्रमा को लोग कहते हैं कि चंदा आ गए, सूरज आ गए, उनको लगता है कि ये मनुष्य है, मनुष्य की तरह आते जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे के अंदर एनिमिज्म की जो भावना है वो भी आती है, वह और सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। ठीक, देखिए अगला जो स्टेज है अहम केंद्रित, इगोसेंट्रिज्म। देखिए इसमें इन्होंने बताया है कि बच्चा सोचता है कि जैसा मैं सोच रहा हूं वही सही है, यानी मेरे द्वारा जो चीज समझी जा रही है, सोची जा रही है वही सही है, बाकी लोगों का जो कहा जा रहा है वो झूठ है। इसी को उन्होंने कहा था ईगोसेंट्रिसिज्म। और बच्चे को लगता है कि वह दुनिया में सबसे अच्छा सोच रहा है और वही चीज सब लोग सोच रहे होंगे, यानी वो सोचता है कि जिस चीज के बारे में मेरी विचारधारा जैसी है सभी लोग वैसा ही सोच रहे होंगे, और उसी प्रकार का व्यवहार वो लोगों के साथ करता है। देखिए इस अवस्था में बच्चा यह सोचना शुरू करता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब कुछ ठीक है। बच्चा सोचता है कि हर कोई उसी के नजरिए से चीजों को देखता है। देखिए इस उम्र के जो बच्चे होते हैं जब खेलते हैं या कोई काम करते हैं तो उनको लगता है कि इसी तरीके से होता है और इसी तरीके से करना चाहिए, लेकिन जब बीच में उसको कोई बोलता है, टोकता है, तब उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो वो सारी चीजें भी मैं बताता हूं कि इनके इन स्टेज में आप इन सब चीजों को केवल इसी तरीके से देखकर पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसमें कुछ और भी अवधारणाएं हैं जिनको मैं आप लोग को बताऊंगा, जिसको पहले चारों स्टेज को हम लोग देख ले रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोग को बता रहा हूं। देखिए फिर उसके बाद देखिए इसमें अपलटावी या इरिवर्सिबिलिटी जो होती है वो इस उम्र के बच्चों के अंदर नहीं होती। अपलटावी का मतलब कि किसी चीज को आगे पीछे कर देना, या जैसे पानी बर्फ बन सकती है फिर बर्फ से पानी बन जाएगा, इन सारी चीजों को बच्चा नहीं समझ पाता है। देखिए इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे देखिए बच्चों को आप कहेंगे कि 2 + 3 = 5, तो आप जब उससे कहेंगे 3 + 2 = तो बताने में उसको कठिनाई महसूस होगी। इस प्रकार से वो चीजें नहीं कर पाता। यदि आप कहेंगे कि बर्फ को थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो पानी बन जाएगा, और पानी को फिर ज्यादा देर तक ऐसे जगह रख देंगे जहां टेम्परेचर कम है तो फिर से बर्फ बन जाएगा, तो बच्चे को ये चीजें नहीं समझ में आएगी। ठीक, देखिए कल्पना और भूमिका निभाना। इसमें देखिए बच्चे बहुत सारी चीजों को कल्पना करते हैं और उसी प्रकार की भूमिका निभाते हैं।
देखिए आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार के खेल खेलते समय बच्चे सोचते हैं कि राजा रानी या चोर सिपाही, चोर पुलिस, तो उसी प्रकार की गतिविधि करते हैं वो, और उसी प्रकार का वो सोचते हैं। देखिए बच्चों खिलौने से बातें करते हैं या खेल खेल में रोल प्ले, उनको लगता है कि जो खिलौना उनके पास है वो उनसे बातें कर रहा है, वो अपने द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों से बात करते हैं। उनको लगता है कि मैं इससे बात कर रहा हूं, वो मेरी बात सुन रहा है। कभी कभी देखिए उनके खिलौनों को उनसे छीन लीजिए तो रोने लगते हैं, कि जैसे लगता है कि वो उनका बहुत घनिष्ठ था, उसको उनसे छीन लिया गया। अब देखिए क्रमबद्धता की समस्या, इस एज में देखिए क्रमबद्धता की समस्या होती है, जिसको कहा जाता है लैक ऑफ सीरियसनेस। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं किसी चीज को क्रम से नहीं लगा पाते, आगे पीछे छोटा बड़ा उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार की जो उम्र में बच्चे मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई तथा क्रम निर्धारण की योग्यता इत्यादि के संप्रत्यय की कमी होती है। इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। आप कहेंगे कि छोटे से बड़े क्रम में लगाओ, छोटा पहले रखो, बड़ा कर, को समझ में नहीं आता है, वो सब चीजें नहीं कर पाता है। ठीक, अगला चीज देखिए केंद्रीकरण की भावना होती है, यानी बच्चा किसी चीज के एक ही पहलू पर गौर करता है, उसके इर्द गिर्द की चीजें उसको समझ में नहीं आती हैं, वो उसको महत्व नहीं देता है। जैसे देखिए आप बच्चे के सामने कोई ऐसी चीज प्रदर्शित करें जिससे एक से अधिक कार्य किए जा सकते हैं, तो बच्चा उन सारी चीजों को नहीं देखता है, केवल एक ही चीज को देखता है। जैसे बच्चे को देखिए मोबाइल आप दे रहे हैं, गेम खेल रहा है, तो उसको उस चीज से मतलब होता है कि गेम खेलने से मुझे बहुत आनंद आ रहा है, गेम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता है कि गेम खेलने से मेरे आंखों को नुकसान हो रहा है, गेम खेलने से जो मेरा समय बर्बाद हो रहा है, गेम खेलने से डाटा खत्म हो रहा है, गेम खेलने से यदि मेरे माता पिता को पता चल जाएगा तो मुझे डांट खाने को मिलेगी। वो इन सब चीजों को नहीं गौर करता है, बस उन्हीं चीज को करता है जिससे उसको आनंद मिलता है, केवल एक ही चीज पर। ठीक है, देखिए एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति इस अवस्थाओं में होती। देखिए संरक्षण की कमी होती है, यानी लैक ऑफ कंजर्वेशन। इस उम्र में देखिए बच्चे क्या होता है कि जब किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर दें तो उसके मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो हम जानते हैं ना, लेकिन बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते। जैसे देखिए आप अपने घर में देखते होंगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई सामान दीजिए, यदि वो सामान टूट जाए या पिचक जाए या काट के आप देंगे तो नहीं लेते हैं, उनको पूरा चाहिए। अभी आप उनको, जैसे मान लीजिए 2 लड्डू है और आप एक बर्तन में रख दीजिए, एक लड्डू टूट जाए किसी वजह से और एक पूरा रहे, तो बच्चा देखिए टूटे हुए लड्डू को नहीं उठाएगा, पूरे को उठाएगा। उसी प्रकार से देखिए जब आप कोई उसको फल देते हैं तो वो फल को यदि काट के देंगे तो नहीं लेता है, उसको पूरा चाहिए। तो इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं उनमें लैक ऑफ कंजर्वेशन होती है, उनको ये नहीं पता होता है कि उसकी मात्रा बराबर। उसी प्रकार के देखिए और उदाहरण देख लीजिए, जैसे किसी बच्चे को दूध पीने के लिए दिया जा रहा है, तो एक गिलास जैसे देखिए लंबी है और एक गिलास चौड़ी है, दोनों गिलास में सेम मात्रा का दूध आपने रखा है और 2 भाई बहन हैं, तो देखिए जो बच्चा इस उम्र का रहेगा उसको लगेगा कि जो बड़ी वाली गिलास है उसमें ज्यादा दूध है और जो चौड़ी वाली गिलास है उसमें कम दूध, तो वो इन सब चीजों को नहीं समझ पाते हैं और इसके लिए जिद करने लगते हैं, रोने लगते हैं। ठीक, तो इसी चीज को कहा जाता है लैक ऑफ कंजर्वेशन, उनको ये सब चीजें नहीं समझ में। ठीक, अगली चीज देखिए क्या है। अब देखिए इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था संबंध। देखिए बच्चा सोच सकता है कि सूरज उसके लिए चलता है, मैंने अभी क्या बताया कि बच्चा सोचता है कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा सब भी सोचते हैं, और उसको हर चीज सजीव लगती है, सजीव निर्जीव में अंतर नहीं करता। तो बच्चे को लगता है कि सूरज उसके लिए चलता है, यानी मैं चलूंगा तो सूरज भी चलेगा, मैं नहीं चलूंगा मेरे द्वारा कहने पर बुलाने पर चंदा दिख जाएगा, चंद्रमा सूरज सब मेरे अनुसार। बच्चा गुड़िया को खाना खिलाने की नकल करता है। देखिए जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे खिलौने लिए रहते हैं, तो जब अपने खाने लगते हैं तो उनको भी खिलाने का प्रयास करते हैं।
अपना बाल झाड़ते हैं तो उसका भी झाड़ते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं तो उसको भी कपड़े बदलते हैं, उसको भी पहनते हैं, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, बैठाते हैं, गिर जाने पर रोने लगते हैं। देखिए, बच्चा टूटी हुई वस्तु या काटी हुई वस्तु नहीं लेना चाहता, मैंने अभी आपको बताया। एक बच्चा एक लकड़ी के टुकड़े को तलवार समझ सकता है और उसके साथ खेलने लगता है। देखिए, बच्चे लकड़ी के टुकड़े को तलवार समझकर उसके साथ खेलते हैं, नकली बंदूक को असली मानते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे इस उम्र में करते हैं। अब देखिए, जो अगली अवस्था है उसको इन्होंने नाम दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों की अवस्था। इस देखिए स्टेज में जो बच्चे होते हैं तर्क संगत और ठोस सोच विकसित करते हैं, वे चीजों को व्यवस्थित करना और वर्गीकृत करना शुरू करते हैं। देखिए, जो चीज उस स्टेज में नहीं कर पा रहे थे कि चीजों को सिस्टमैटिक व्यवस्थित रूप से, सीरियल रूप से, सीरियस नहीं कर पा रहे थे, अब इसमें करने लगे और वो तार्किक रूप से सोचने भी लगते हैं। इस उम्र में बच्चों के अंदर संरक्षण की जो भावना है, क्षमता है, वो डेवलप होने लगती है। देखिए, बच्चा यह समझने लगता है कि किसी वस्तु का आकार या रूप बदलने पर उसकी मात्रा, संख्या या वजन स्थिर रह सकता है। अब बच्चा इसमें जो लैक ऑफ कंजर्वेशन की सिचुएशन थी, अब वो बच्चा इसमें समझने लगता है कि ये जो छोटी बड़ी है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी मात्रा वही होती है। यदि उसको काट के बीच कोई चीज देंगे तो भी लेगा, टूटी हुई देंगे तो भी लेगा, वो अब समझने लगता है। देखिए, पानी को एक पतले गिलास से चौड़े गिलास में डालने पर पानी की मात्रा समान रहती है, यह बच्चा अब समझने लगता है। यानी जो सारी गतिविधियां बच्चा इस उम्र में कर रहा था, नहीं समझ रहा था, अब उसके जस्ट अपोजिट यानी उससे पॉजिटिव डायरेक्शन में यहां पर जो है एक्टिविटी वो करेगा। अब देखिए, उसके अंदर वर्गीकरण करने भी आ जाएगा। अब वो वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर, उनके उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत करके समझ जाएगा। ठीक, अगला देखिए, दृश्य दृष्टिकोण यानी डिसेंट्रेशन। अब देखिए, मैंने अभी क्या बताया था उसमें कि बच्चा सेंट्रेशन की यानी केंद्रीकरण की भावना उसके अंदर होती है कि जो किसी एक ही पहलू को देखता है। अब यहां देखिए, बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता विकसित करता है, यानी वो सोचने लगता है कि मेरे ऐसा करने से उनको बुरा तो नहीं लगेगा, मेरे ऐसे करने से नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बच्चे के अंदर अब डेवलप होने लगती है। बच्चा देखिए, तर्क करना, तुलना करना और गणना करने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक, अगला देखिए स्टेज है तार्किक सोच, यानी बच्चा इस उम्र में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, लेकिन इसकी सोच जो है धीरे धीरे विकसित होने लगती है। फिर भी यह ठोस वस्तुओं और घटनाओं तक ही सोच पाता है, यानी तार्किक सोच उसके अंदर शुरू हो जाती है, विकसित होने लगती है, लेकिन वो उन्हीं चीजों के प्रति तार्किक रूप से सोच सकता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रही होती है, यानी मूर्त रूप से दिख सकती है। ऐसी चीजों के बारे में वो नहीं सोच पाता है जो उसके सामने या दृष्टि से बियॉन्ड है, यानी बाहर। तो उन सब चीजों की जो क्षमता है वो अगले स्टेज में करता है। देखिए, यदि पानी को एक छोटे गिलास से बड़े गिलास में डालें तो बच्चा जान जाएगा कि पानी की मात्रा समान है। बच्चा देखिए, विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं को हल करने में योग्य हो जाता है। देखिए, इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो देखिए, जनरली जो अपने देश का स्कूल सिस्टम है 7 से 11 वर्ष, तो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं लगभग क्लास 5 क्रॉस कर जाते हैं। तो क्लास 5 तक उनको इन सारी चीजों को समझने, सोचने का जो टैलेंट है वो उनके अंदर आ जाता है। अब देखिए, जो चौथी अवस्था है उसको इन्होंने नाम दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था देखिए 12 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के बच्चों में होती है। और यह देखिए, जो सबसे उच्चतम अवस्था इन्होंने बताया है, इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा है कि इस चरण में बच्चे अमूर्त रूप से सोचने लगते हैं और इसके अंदर तार्किक रीजनिंग जो होती है बहुत बेहतर होती है और बच्चे इसमें निपुण हो जाते हैं।
यानी उनको आप कहेंगे कि यह चीज ईमानदारी है, यह करना गलत है, यह करना, ऐसा करना पाप है, ऐसे करने से आपको दंड मिलेगा, तो उस चीज को वो अमूर्त रूप में भी सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। ठीक, देखिए इस उम्र में बच्चे परिकल्पनाएं बना सकते हैं कि क्या होगा अगर जैसी परिस्थितियां आएगी, यानी वो सोचने लगते हैं कि ऐसा होगा तो फिर भविष्य में क्या होगा, ऐसा मैं करूंगा तो इससे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से वो सोचने लगते हैं। इसके पहले की जो स्टेज थी उसमें बच्चे इस प्रकार से नहीं सोच पाते। इस चरण में बच्चे सैद्धांतिक विचारों और नैतिकता जैसे अमूर्त विचारों पर चर्चा करने में सक्षम हो जाते हैं। मैंने कहा कि ऐसे सिद्धांतों पर, नियमों के बारे में बच्चे सोचेंगे कि इस चीज के बारे में ऐसा नियम है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उन सोचने लगते हैं कि ये काम करना हमारे घर वालों को बुरा लगेगा तो हमें नहीं करना चाहिए, यह काम करने से हमें सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, नहीं करना चाहिए। तो वो इन सब चीजों पे अब गौर करने लगते हैं और ऐसा सोचने समझने वो सक्षम हो जाते हैं। फिर देखिए अगला है परिकल्पना परीक्षण, यानी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ये जो योग्यता होती है, क्षमता होती है, इस उम्र के बच्चों में आ जाती है। बच्चा किसी समस्या को हल करने के लिए संभावित समाधानों का परीक्षण कर सकते हैं। देखिए बच्चे के सामने जब कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है तो उसके कई संभावित हल भी ढूंढ लेता है। यदि उसको कोई क्वेश्चन दिया जाए, कोई प्रॉब्लम दिया जाए, तो बच्चा अलग अलग तरह से उसको करना सीख जाता है कि इसका सॉल्यूशन इस तरीके से भी हो सकता है। ये एबिलिटी इस उम्र के बच्चों के अंदर आ जाती है। बच्चे देखिए संभावनाओं, विचारों और भविष्य की योजनाओं पर सोचने लगते हैं। अब बच्चे को लगता है कि यह काम करने से भविष्य में क्या संभावना है, यह काम करने से मेरा भविष्य किस प्रकार का होगा, हमें भविष्य में क्या बनना है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे द्वारा किए गए कार्य का जो प्रभाव है मेरे गार्जियन पर पड़े, मेरे दोस्तों पर, मैं कैसा काम करूं कि भविष्य में मैं अच्छा आदमी बन जाऊं। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं बच्चे सोचने और समझने लगते हैं। फिर देखिए उनके अंदर आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग भी विकसित होती है। ठीक है, बच्चा आलोचनात्मक रूप से भी सोचने लगता है और बताने लगता है कि यह व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसा करना चाहिए। तो ये एबिलिटी जो है लास्ट स्टेज में डेवलप होती है। देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए। बच्चा सोच सकता है कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो क्या हो। अब वो इन सब चीजों को समझने लगेगा। पहले की जो स्टेज में उसमें जब उसको बताया जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण यदि ना हो, पृथ्वी हमें अपने तरफ अट्रैक्ट ना करे तो हम सही से चल नहीं पाएंगे। जो इस चीजें स्थिर हैं धरती पर वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से स्थित हैं। तो ये सारी चीजें बच्चा समझने लगता है। और जो एज होती है ये देखिए क्लास 6 के बाद की एज होती है और यह एज तब तक चलती है जब तक बच्चा पढ़ाई उच्च शिक्षा तक जाता है। ठीक, अब देखिए इन्होंने जो ये 4 स्टेज बताए, इन 4 स्टेज में कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं जिनको समझना जानना बहुत ही जरूरी है। उसमें देखिए सबसे पहले चीज जो होती है वो होती है स्कीमा। ठीक है, स्कीमे का मतलब होता है कि किसी भी बच्चे का पूर्व ज्ञान यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज, किसी चीज के प्रति किसी के दिमाग में जो चीज पहले से बनी हुई है या जिस चीज के बारे में पहले से जानता है वही उसकी स्कीमा या एग्जिस्टिंग नॉलेज कही जाती है। स्कीमा में देखिए क्या होता है कि कभी कभी बदलाव करना पड़ता है, कभी कभी उसमें समायोजन करना पड़ता है, कभी कभी उसके आधार पे संतुलन करना पड़ता है। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बन जाता है और फिर उसके आगे बच्चा आगे बढ़ता है। तब जाके वहां पर एक नए ज्ञान का सृजन हो जाता है और जैसे ही नए ज्ञान का सृजन होता है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है, एक संगठन बन जाता है। फिर अगला ज्ञान जो है बच्चा प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक, तो इन सारी चीजों को भी आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस सिद्धांत से हमें यही पता चला कि बच्चे का जो दिमाग है वो धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से विकसित होता है। इसका उपयोग शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से करने के लिए बच्चों की उम्र को समझ के और उनको डिजाइन, इस प्रकार का जो सिद्धांत इन्होंने दिया, इस सिद्धांत का देखिए उपयोगिता कहाँ है कि जब क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं
तो उनको जो सिलेबस डिजाइन किया जाता है या पढ़ाने का जो तौर तरीका होता है वो उनकी उम्र के अनुसार ही होना चाहिए। यानी किस उम्र के बच्चे किस प्रकार की सोच रखते हैं, वो किस प्रकार की क्रिया कर सकते हैं, यही सोच समझकर ही टीचर्स को बच्चों को पढ़ाना चाहिए और गार्जियंस को भी उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है वो भी इसी के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। देखिए आप लोग जब देखते हैं छोटे बच्चों की किताबों में, देखिए तो उनकी किताबें किस प्रकार की होती हैं, उनमें देखिए विभिन्न प्रकार के दृश्यों के माध्यम से उनको चीजें सिखाने का प्रयास किया जाता है। और जैसे जैसे उनकी क्लास बढ़ती है तो फिर देखिए उन सब चीजों को लिखित रूप में धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। उनकी कॉपी किताब की जो साइज होती है वो देखिए उनकी उम्र के अनुसार ही बदलती है। उनमें जो चीजें बताई गई रहती हैं वो देखिए धीरे धीरे बड़ी होने शुरू होती है। उसमें देखिए जो अवधारणात्मक व्याख्यात्मक चीजें उम्र के हिसाब से शामिल की जाती है। टीचर के पढ़ाने का तौर तरीका भी उनकी उम्र के हिसाब से ही अलग अलग होता है। ठीक है, तो चलिए अब इनके सिद्धांत से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी देख लिया जाए। जैसे मैंने आप लोग को बताया अभी कि इनके सिद्धांत से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले देखिए मैंने क्या बताया कि स्कीमा, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने बताया था एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन। फिर उसके बाद इन्होंने बताया था इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर देखिए इन्होंने बताया एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन। फिर उन्होंने बताया एडाप्टेशन, ठीक है, और फिर इसके बाद इन्होंने बताया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सारी चीजें इन सारे स्टेज में घटित होती हैं। देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया स्कीमा, स्कीमा का मतलब होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज। जब बच्चा किसी चीज को पहले से जानता रहता है और उससे संबंधित जब उसको हूबहू चीज मिलेगी तो उसको क्या करेगा, अपने इस नॉलेज में क्या करेगा, एसिमिलेट कर लेगा, समायोजित कर लेगा। यदि बच्चे के पहले से यदि कोई नॉलेज है, किसी चीज के बारे में जानता है, यदि उससे डिफरेंट कुछ चीज मिल रही है तो फिर बच्चा उसमें क्या करेगा, एकोमोडेट करेगा, यानी उसमें बदलाव करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो बच्चा उस चीज को क्या करेगा, एडाप्ट कर लेगा। इसके बाद फिर वो बच्चा उस चीज को ऑर्गेनाइज कर लेगा और उससे संबंधित उसके दिमाग में एक ज्ञान की संरचना बन जाएगी। यदि ये सारी चीजें सिस्टमेटिकली चलती हैं तब तो ये कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम का निर्माण होता है, यानी सारी चीजें संतुलित रहती हैं। लेकिन जैसे ही ये सब चीजें अकॉर्डिंगली नहीं होती हैं तब क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन होती है वो क्रिएट हो जाती है, यानी असंतुलन उत्पन्न होता है। तब बच्चे को इन सारी चीजों में क्या करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए इन सब चीजों को देख लेते हैं। हाँ देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कीमा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे बच्चे के मानसिक ढांचे या पैटर्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उपयोग देखिए बच्चा दुनिया को समझने और नई जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए करता है। स्कीमा देखिए एक पूर्व मानसिक संरचना है जो बच्चे को यह समझने में मदद करती है कि चीजें कैसे काम करती हैं। यह एक तरह का फ्रेमवर्क है जिसके माध्यम से बच्चा नई जानकारी को समझता और व्यवस्थित करता है। देखिए, इसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि इट इज द एग्जिस्टिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, यानी बच्चे का किसी चीज के बारे में जो पूर्व ज्ञान है वही क्या कहलाता है, स्कीमा। देखिए, यह देखिए क्या होता है, यह बच्चे की पूर्व ज्ञान और अनुभवों पर आधारित होता है। जैसे जैसे बच्चा नई चीज सीखता है स्कीमा विकसित और संशोधित होती रहती है। स्कीमा में जब जब नया नया चीज बच्चा सीखेगा तो डेवलप होगा, उसमें संशोधन होता रहता है। स्कीमा के माध्यम से बच्चा दुनिया में आने वाले अनुभवों को वर्गीकृत और व्यवस्थित करता है। ठीक है, नए नए चीजें जब सीखता है तो उसको ऑर्गेनाइज करता है और जो व्यवस्थित करता है। आप देखिए, इसके उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए,
शुरुआती स्कीमा, एक बच्चा पहली बार किसी चीज को देखकर उसका स्कीमा बनाता है। जैसे देखिए, जब किसी छोटे बच्चे के सामने एक कुत्ता दिखता है तो बच्चे के दिमाग में आता है कि हाँ ये कुत्ता है, इसके 4 पैर हैं, पूंछे हैं, मुंह है, आंख है, नाक है, इसका रंग सफेद या काला है, तो उसके दिमाग में उस चीज की स्कीमा बन गई। फिर जब बच्चा उसी से मिलते जुलते किसी जानवर को देखता है तो उसको, यदि वो कुत्ता रहता है तो उसको उसी अपने नॉलेज में वो क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है। यानी उसको लगता है कि नहीं, कुत्ते का कलर अलग अलग है लेकिन यह कुत्ता है। फिर कुछ दिन के बाद जैसे मान लीजिए उसी प्रकार के जानवर को वो देखता है जिसके 4 पैर है, मुंह है, नाक है, आंख है, लेकिन वो बकरी का बच्चा होता है। तो बच्चा जब उस चीज को सेम समझता है तो किसी के द्वारा उसको कहा जाता है कि नहीं ये कुत्ते का बच्चा नहीं है, या कुत्ता नहीं बल्कि ये बकरी का। तब बच्चे के स्कीमा में बदलाव करने की जरूरत, तब बच्चे को देखिए उसके नॉलेज में डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब बच्चा उसमें क्या करता है, जो मैंने अभी आपको क्रियाएं बताया कि बच्चा उसमें जो है एकोमोडेशन करेगा, यानी अपने जो पहले का प्रीवियस नॉलेज है उसमें चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा, और वो कहेगा कि नहीं, हर चीज जो 4 पैर और पूंछ, आंख, नाक वाली होती है वो कुत्ता नहीं हो सकती। तो उसको नॉलेज हो जाएगा कि नहीं, इस तरह से जो होते हैं कुत्ते होते हैं और इस तरह से जो होते हैं वो बकरी के बच्चे। ठीक, देखिए अगर बच्चा एक कुत्ते को देखता है और सीखता है कि यह एक 4 पैरों वाला पालतू जानवर है तो कुत्ता उसके लिए एक स्कीमा बन जाता है। ठीक है, अब देखिए स्कीमा का विस्तार अथवा आत्मसातकरण, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं, ये देखिए कब होता है, जब बच्चा नई जानकारी को अपनी मौजूदा स्कीमा में जोड़ता है। यदि देखिए नई नई चीजें बच्चे को जानकारी मिलती रहती है तो वो अपनी जानकारी में एसिमिलेट करता चला जाता है, लेकिन जैसे ही कोई दुविधा की स्थिति आती है तब उसको क्या करना पड़ता है, एकोमोडेट करना पड़ता है। देखिए जब बच्चा दूसरे प्रकार के कुत्ते जैसे एक बड़ी नस्ल या छोटी नस्ल को देखता है तो वह इसे अपने कुत्ता वाले स्कीमा में फिट कर लेता है। देखिए उसी प्रकार का दिखता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो या दूसरे नस्ल का हो, लेकिन यदि कुत्ता ही रहता है तो उसके अपने नॉलेज में वो एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जैसे देखिए इसमें स्कीमा का संशोधन यानी समायोजन, जिसको एकोमोडेशन अभी मैंने आप लोग को बताया, यह स्थिति कब होगी, जब नई जानकारी बच्चे के मौजूदा स्कीमा में फिट नहीं होती तो बच्चे को स्कीमा को बदलना पड़ता। देखिए तो कुत्ते वाला उदाहरण हो गया, और बकरी वाला एक उदाहरण देखिए कि जैसे बच्चे को पता है कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो विभिन्न तरह के पक्षी होते, बच्चे को पक्षियों का नाम नहीं पता, वो कहता है कि पक्षी उड़ रहा है आसमान में। तो मान लीजिए कबूतर उड़ रहा है, कौवा उड़ रहा है, तो बच्चा कह रहा है कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। लेकिन उसी समय यदि कोई पतंग उड़ा रहा है और बच्चे को देखा तो बच्चा कहा कि ये भी पक्षी उड़ रहा है। जब किसी व्यक्ति द्वारा कहा जाए कि नहीं ये पक्षी नहीं है ये पतंग है, तब फिर बच्चे के स्कीमा में क्या करेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो बच्चे को बदलाव करना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एकोमोडेशन। ठीक, अब देखिए यदि बच्चा एक बिल्ली देखता है और उसे कुत्ता कहता है तो कोई उसे समझाता है कि यह बिल्ली है। जब बच्चा 4 पैर वाले जानवर के लिए अलग अलग स्कीमा कुत्ता और बिल्ली बनाता है, देखिए अब उसको लगेगा कि 4 पैर वाले सभी जानवर एक ही चीज नहीं होते हैं, कुत्ता अलग होता है, बिल्ली अलग होती है। उसी प्रकार आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे जो छोटे होते हैं वो गाय को भैंस, भैंस को गाय बोलते हैं, उनको डिफरेंस करने नहीं आता, ये अंतर नहीं बता पाते। तो ये सिचुएशन जब आती है बच्चे को, जब किसी के द्वारा उनको बताया जाता है, उससे जो ज्यादा जानकार होता है, तब बच्चे को अपने स्कीमा में चेंज करना। अब देखिए स्कीमा का विकास और महत्व, स्कीमा का विकास कैसे होता है, उसका क्या महत्व। देखिए बचपन में स्कीमा शुरू में बहुत सरल होते हैं, जैसे खेलने के लिए खिलौने। विकास के साथ बच्चे जैसे जैसे नई चीजें सीखते हैं उनके स्कीमा जो है जटिल होती जाती है, क्योंकि स्कीमा में नई नई चीजें सीखते चले जाते हैं और उनकी स्कीमा जो है बहुत डेवलप हो जाती है, बहुत जटिल हो जाती है। इसका महत्व देखिए, बच्चे यह प्रक्रिया नई परिस्थितियों और जानकारी के साथ तालमेल बिठाने में यूज करते हैं। देखिए इस प्रकार स्कीमा दिखाता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं
और अपनी समझ को लगातार विकसित करते हैं। उनकी यह सोचने और जो समझने की प्रक्रिया है वह स्कीमा उसका आधार है और उनके संज्ञानात्मक विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, आप देखिए कुछ और भी चीजें हैं, जैसे देखिए मैंने आप लोग को बताया कि इक्विलिब्रियम या संतुलन। जब बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझने और उससे जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित तरीके से समझने में सक्षम होता है तो वो क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम या संतुलन की अवस्था। जब बच्चा को जो चीज पहले से पता है, जो चीज उसके स्कीमा में है, उससे मिलती जुलती चीजें मिलती जाती हैं, तब उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही बच्चे को कुछ नई चीज दिखती है तब उसको लगता है कि ये क्या है। और कैसे होता है, जब कोई व्यक्ति उसे बताता है कि ये नहीं, यह चीज है, तब उसमें डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन शुरू हो जाती है और फिर उसके लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा, एडाप्टेशन और एकोमोडेशन की चीजें करनी। देखिए, यदि एक बच्चा यह समझ चुका है कि कुत्ते 4 पैर वाले पालतू जानवर होते हैं तो वह इस जानकारी के साथ सहज महसूस करता है, उसको बहुत अच्छा लगे कि हाँ ये चीज मुझे पता है। लेकिन जैसे ही कुछ नई चीज बता दी जाती है तो बच्चे को प्रॉब्लम होने लगती। देखिए अनुकूलन, एडाप्टेशन, ये देखिए क्या है, अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा नई जानकारी के साथ अपने ज्ञान को समायोजित करता है। यह 2 तरीकों से होती है, एक होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन को कहा जाता है बदलाव या चेंज। देखिए ऑर्गेनाइजेशन, देखिए क्या होता है, संगठन का अर्थ है कि बच्चा अपने सीखी हुई चीजों को संरचित और व्यवस्थित तरीके से जोड़ता है या बच्चे के मानसिक विकास की नींव रखता है। देखिए बच्चा जब सब कुछ सही रहता है तो नए नए ज्ञान को सीखता चला जाता है और उसको संगठित करता चला जाता है। भविष्य में यही उसके नए ज्ञान की नींव होता है। अब देखिए इस समय क्या होता है कि बच्चा जानवरों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना शुरू करता है। जैसे पक्षी उड़ सकते हैं और मछलियां तैर सकती हैं, उसी प्रकार से कुत्ते बिल्ली में भेद करेगा। किस आधार पे, उनके 4 पैर, मुंह, कान, नाक, आंख, पूंछ के आधार पर नहीं, उनकी आवाज के आधार पर। कि कुत्ते कैसे आवाज करते हैं, कुत्ते भूखते हैं और बकरियां मेमयाती हैं, तो जान जाएगा। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ते भौं भौं करते हैं। तो इस प्रकार से वो बच्चा नए स्कीमा का निर्माण करेगा। अब देखिए आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऊपर बता दी। अब इसको देखिए विस्तृत रूप में देख रहे हैं। समायोजन तब होता है जब बच्चा नई जानकारी को अपने मौजूदा समान ढांचे में फिट कर। देखिए एक बच्चा जिसने पहले केवल पालतू कुत्ते को देखा है, जब वो किसी गली के कुत्ते को देखता है तो वह उसे भी कुत्ता मान लेता है। कोई बच्चा है जब पालतू कुत्ते को देख रहा है, अमीर घर का बच्चा है, तो उसको लगता है कि कुत्ते इसी प्रकार के होते हैं। लेकिन जब वो गली में कुत्तों को टहलते हुए देखता है तब उसको लगता है नहीं, कुत्ते इसी प्रकार के नहीं होते हैं, ऐसे भी जो होते हैं वो भी कुत्ते होते हैं। अब देखिए एकोमोडेशन, मैंने आप लोगों को बताया कि एकोमोडेशन की जरूरत कब पड़ती है, जब बच्चा नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट नहीं कर पाता तो बच्चा अपने ज्ञान के ढांचे को बदलता है। इसी को समाविष्टीकरण भी कहा जाता है या मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है। देखिए यदि बच्चा यह समझता है कि सभी 4 पैर वाले जानवर कुत्ते हैं और एक बिल्ली दिखाई जाती है तो वह सीखता है कि सभी 4 पैर वाले जानवर कुत्ते नहीं होते हैं, उनके लक्षण अलग अलग होते हैं। अब देखिए व्यवहार का संतुलन और समायोजन के साथ संबंध। देखिए बच्चा जब संतुलन की स्थिति में रहता है तब उसका ज्ञान उसकी समझ के अनुरूप होता है। नई जानकारी मिलने पर संतुलन बिगड़ जाता है और बच्चा अनुकूलन के माध्यम से इसे संतुलित करने की कोशिश करता है। देखिए जब परिस्थिति चेंज होती है तो बच्चा अपने आप को उसके साथ अनुकूलित करने का प्रयास करता है। तो इस सिचुएशन में यदि वो चीज हूबहू उसके नॉलेज से मिलती जुलती रहेगी तब तो बच्चा उसको अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन जब उससे वो अडॉप्ट करने में मुश्किल हो रही है, उस चीज को नहीं समझ पा रहा है, तब फिर बच्चे को क्या करना पड़ेगा, उसमें एकोमोडेशन करना। ठीक, आप देखिए इन सारी चीजों से निष्कर्ष क्या निकल के आया कि बच्चे के अंदर जो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो उसके संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है और उन्हें सोचने समझने की क्षमता को विकसित करने में सहायता करती है। अब इससे देखिए संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं और वो प्रश्न देखिए कैसे होते हैं
कि उसमें दिखाएगा कुछ सिचुएशंस आपको, और उस सिचुएशंस के आधार पे पूछेगा कि बच्चा अपने साथ कौन सी क्रिया करेगा, यानी वो एडाप्टेशन करेगा कि एसिमिलेशन करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये सारी चीजें आप सिचुएशंस को देखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को जो जीन पियाजे जी हैं उनके संज्ञानात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण स्टेजेस को बताया, और इस स्टेजेस से रिलेटेड जो कुछ टर्म है जैसे स्कीमा, स्कैफोल्डिंग, एडाप्टेशन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीजों को भी समझाने का प्रयास किया। इनको आप अपने तरीके से भी बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से क्रिएट कर करके सोच सकते हैं। जितना बेहतर तरीके से आप एग्जाम को अपने तरीके से सोच के नए नए एग्जाम्पल क्रिएट करके तैयार करेंगे वो बेहतर होता है। देखिए, कोई क्लास में आपको बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल नहीं बता सकता, ढेर सारी चीजें नहीं बता सकता। यदि बताने पर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को दिक्कत होगी। तो इसी उदाहरण के माध्यम से आप अपने से भी नए नए एग्जाम्पल क्रिएट करिए और फिर उस चीज को इसके माध्यम से समझिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एकदम गलत नहीं। ठीक, तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और आप लोगों ने इतने देर तक मेरे इस क्लास में अपने आप को बनाए रखा। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए